दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 के जो साइंस का सब्जेक्टिव वाला प्रश्न है, सब्जेक्टिव के हर एक प्रश्नों को यहाँ पर देखने वाले हैं। जो क्लास 10 का है आप लोग देख सकते हैं, विषय विज्ञान का है। समय की बात करें तो 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा, 40 अंक का, जिसमें होगा सब्जेक्टिव वाला का, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में 40 अंक का, ठीक है। वहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन को देखें तो यहाँ पर टोटल 19 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से आपको 13 मात्र क्वेश्चन का जवाब देना है। तो कैसे देंगे, तो ध्यान से देखना। 1 से 7 तक के प्रश्न में 5 प्रश्न का जवाब देना है। 8 से लेकर 14 तक के प्रश्न में आपको यहाँ पर कितने प्रश्न, यहाँ पर भी 5 प्रश्न का जवाब देना है। और 15 से लेकर 19 तक के प्रश्न को 3 प्रश्न का जवाब देना है। तो यहाँ पर टोटल मिलाकर 13 प्रश्न का आपको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर 2 अंकीय प्रश्न, 3 अंकीय प्रश्न और 5 अंकीय प्रश्न है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग सेक्शन ए और सेक्शन बी के कंप्लीट सोल्यूशन को इस वीडियो पे देखेंगे, और रही बात सेक्शन सी की तो इसे हम लोग अगले वीडियो पर अपलोड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के किन्हीं 2 गुणों को लिखें। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के किन्हीं 2 गुण को लिखना है। तो पहला गुण आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे से प्रतिच्छेद नहीं करता है, ठीक है। कभी भी क्या करता है, एक दूसरे से प्रतिच्छेद नहीं करता, ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है इसे आप लोग लिखिएगा, ध्रुवों के समीप चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घनी होती है। उसके बाद दोस्तों आपका 2 नंबर जो प्रश्न है, आपका जो चित्र वाला प्रश्न था, इसे आप लोग खुद बना लीजिएगा, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख बनाएं जो वस्तु के वक्रता केंद्र पर गुजरा, मतलब ए पर यहाँ पर गुजरेगा। तो इस प्रकार से आप लोग आराम से बना लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, जिसे हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। तो वैसे धातु के ऑक्साइड जिसमें क्या अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण पाए जाते हैं, यानी कि दोनों से अभिक्रिया कर सकता है, वैसे ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड बोलेंगे। जैसे कि बात करें तो जिंक के ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, कांच के ऑक्साइड, ठीक है, टिन के ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जिंक, एल्यूमिनियम, कांच, टिन के ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, क्लियर है। यानी कि इसमें जो है क्षार के गुण और अम्लों के गुण दोनों के गुण होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें कि आधुनिक आवर्त सारणी का नियम क्या है। तो दोस्तों ध्यान से देखना, आधुनिक आवर्त सारणी का जो नियम है क्या है, ये दोस्तों यहाँ पर जो है 2 अंक मिलेगा, ज्यादातर लिखना भी नहीं है, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुण परमाणु के संख्याओं के आवर्ती फलन होता है, ठीक है, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में साफ साफ एकदम आसान तरीके से लिख दिया गया है, जो कि आप लोग एनसीईआरटी बुक को भी देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देख लीजिए, जो आपका पाचन तंत्र है ना, उससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया कि पित्त का कार्य क्या है। तो ये दोस्तों वसा का पाइसीकरण करना और लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करना, ये दोनों ही कार्य होता है, जिसे आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर में पूछा जा रहा है कि खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं। तो दोस्तों खाद्य श्रृंखला या फिर आहार श्रृंखला जो परितंत्र में हर जीव एक अन्य जीव पर निर्भर करता है तथा आपस में एक संबंध बनाती है, अर्थात एक श्रृंखला बनती है, जिसे आहार श्रृंखला या फिर खाद्य श्रृंखला के नाम से जानते हैं। जैसा अगर देखा जाए तो दोस्तों घास को कौन खाता है, हिरन खाता है, हिरन को कौन खाता है, बाघ खाता है। तो ये क्या हो जाएगा, एक आहार श्रृंखला हो जाएगा, ठीक है, या फिर एक खाद्य श्रृंखला हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित जीवों में होने वाली जनन विधियों का नाम लिखिए। हाइड्रा में किस प्रकार के जनन होते हैं, जिसमें अलैंगिक जनन होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद राइजोपस में किस प्रकार का जनन होता है, इसमें अलैंगिक जनन होता है, जिसे आपको एकदम खोपड़े में घुसा लेना है। इस टाइप का क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा, ठीक है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन बी की, जिसे आपको 5 प्रश्न का जवाब देना है, मात्र आपको 5 प्रश्न का जवाब देना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर में पूछा जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के कारण क्या है, इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष किसे बोलेंगे, ऐसे दोष को बोलेंगे निकट में रखी वस्तु की स्पष्ट आप देख सकते हो, लेकिन दूर पे रखी वस्तु को नहीं देख सकते। तो इस प्रकार के दोष क्या होते हैं, निकट दृष्टि दोष होते हैं, ठीक है। इसका कारण की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, पहला कारण क्या है, नेत्र लेंस की वक्रता जो है अधिक हो जाना। उसके बाद दूसरा कारण आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, नेत्र गलक का लंबा हो जाना, ठीक है। अगर इसके संसाधन की बात, मतलब इससे जो इसका निवारण की बात करें तो निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए अवतल लेंस का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए क्या है कि 7 सेंटीमीटर यहाँ पर लिखा गया, देख लीजिए कि 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम, यानी कि कोई वस्तु जो है, वस्तु को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं साइज ज्ञात कीजिए।
तो दोस्तों सबसे पहले अवतल दर्पण का फोकस यानी कि एफ देखना है, तो ये आपका 18 सेंटीमीटर जो कि माइनस का होता है। ठीक है, बीम का यानी कि वस्तु का अगर दर्पण की दूरी देखा जाए तो माइनस का 27 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, माइनस होता है। ठीक है, उसके बाद बीम के आकार की बात करें तो दोस्तों ये 7 सेंटीमीटर होता है, मतलब 7.0 जो भी बोलिए। ठीक है, ये प्लस का होता है। ठीक है, प्रतिबिंब की यहाँ पर दूरी फाइंड करना है और प्रतिबिंब का आकार फाइंड करना है, तो दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे। सो दोस्तों दर्पण का सूत्र क्या कहते हैं यहाँ पर देख लीजिए, ध्यान से देखना, कुछ भी प्रॉब्लम होगा नहीं। ठीक है, तो दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u होता है। तो 1/b लिख दी, 1/f का मान कितना है, माइनस का 18 है। 1/u 1/f का माइनस का 27 हो जाएगा u का मान। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग इसका थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 1/b बराबर माइनस 1/18 आ जाएगा। जब ये जो माइनस है और ये माइनस है तो डायरेक्ट प्लस हो जाएगा, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, प्लस कर दी, तो 1/27 हो गया। तो एक एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम आ गया यहाँ पर 54, तो 54 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 2, है ना। एलसीएम तो करना जानते ही होंगे। तो 1/b बराबर माइनस 1/54, तो b बराबर माइनस का 54 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो इस प्रश्न को अच्छे तरीके से करिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत सारे यूट्यूब चैनल या फिर बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल होंगे तो गलत गलत आंसर बताए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर प्रतिबिंब की यहाँ पर क्या फाइंड करना था, प्रतिबिंब की दूरी फाइंड करना था। सो प्रतिबिंब की दूरी माइनस का 54 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः पर्दे को प्रतिबिंब 54 सेंटीमीटर दूरी की ओर रखा जाए तो प्रतिबिंब का आकार जो है वास्तविक बनेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप क्या करना है, यहाँ पर आवर्धन निकालना है। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आवर्धन जब आप लोग निकालोगे तो एच डैश बराबर HV/U हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर माइनस का 7 गुना में यहाँ पर माइनस का 54 बट्टे में आपका हो जाएगा, एक मिनट, ये माइनस का 27 हो जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है, यहाँ से और ये जो है ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो ये दोस्तों आपका 2 से चल जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 14 आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस था। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 14 सेंटीमीटर आ जाएगा आवर्धन। ठीक है, तो प्रतिबिंब का आकार जो है माइनस 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, सो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार से दुगुना जो है होगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 10 नंबर देख लीजिए, क्या है कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत है, कैसे समझाइए। ठीक है, चलिए हम लोग समझा देते हैं, क्या दिक्कत है ना। तो ध्यान से देखना, उसके बाद मैं परिभाषा पढ़ता हूँ, समझा देते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम लोग संयोजन की बात करें तो इसमें 2 एलिमेंट जो भी होगा यहाँ पर, और यहाँ पर बनेगा 1 चीज, और यहाँ पर क्या होगा, 1 चीज रहेगा, यहाँ पर 2 चीज या 2 से अधिक चीज बनेगा। ठीक है, तो वही चीज देख लीजिए कैसे विपरीत नहीं हुआ, ध्यान से देखना। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, मतलब विपरीत निश्चित है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, ध्यान से देखना, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थों मिलकर एक न्यून पदार्थ प्रदान करता है। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती हैं। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजन होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ प्रदान करता है। सो इसका दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको समझाने के लिए ये चीज आप लोग दिखा दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर में पूछा गया, मेंडल के आवर्त सारणी की क्या कमियां थी, इसे आधुनिक आवर्त सारणी में किस प्रकार दूर किया गया। तो ध्यान से देखिएगा, आप लोग पॉइंट बना करके लिखिएगा तो मार्क्स अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो मेंडल के सारणी की जो निम्नलिखित कमियां थी, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, इसमें हाइड्रोजन का सही स्थान नहीं दिया गया। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर में समस्थानिक को कोई सही स्थान नहीं है। समस्थानिक मतलब आप लोग जानते होंगे, है ना। उसके बाद 3 नंबर में आप लोगों से दिया गया, इसमें कोई अक्रिय गैसों का कोई स्थान नहीं था, यानी कि नोबेल गैसों का कोई स्थान नहीं था। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद आप लोग 12 नंबर में देख सकते हैं, क्या है कि कार्बन कितने यौगिक होते क्यों है, कारण बताइए। तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। ठीक है, तो जिसके कारण ये 4 अन्य तत्वों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, आबंध बना सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन की इसी गुण के कारण कार्बन कितने यौगिक कितने कंपाउंड होते हैं। सो दोस्तों जो है आपका सेक्शन बी में आपको कितना जवाब देना था, 5 क्वेश्चन का जवाब देना था, जो कि हमने 5 क्वेश्चन का जवाब दे दिया। ठीक है, यहाँ से जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 8 से लेकर 14 तक के क्वेश्चन है, जहाँ से मैंने 8 तक से आपका कितना क्वेश्चन बताया, जैसा कि मैं यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, 8 से लेकर के मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन बताया, कितना यहाँ पर 12 तक क्वेश्चन बताया, यानी कि 8 से 12 तक क्वेश्चन बताया। यहाँ से आपका 5 क्वेश्चन मैंने बता दिया। सो फ्रेंड, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। 2 मैंने छोड़ दिया जो कि आप बना सकते हैं खुद से, बहुत आसान सा प्रश्न है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अगर आपका ज़्यादा कमेंट होगा कि सर इन्हें भी बता दीजिए, तो इसे भी बता दूंगा। सो आप लोग पढ़ते रहिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, है ना। और यहाँ पर दोहरा जो परिसंचरण तंत्र है आपको बायोलॉजी में मिल जाएगा, और ऊर्जा के स्रोत। ये दोस्तों मिलते हैं अगले
वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।